बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के शो का जो हम आगाज़ कर रहे हैं वो ये अच्छी बात है कि जनाब हाल में जीना सीखें, ना माजी के बारे में सोचें और ना फ्यूचर के बारे में परेशान हों। हाल में जीना सीखें और हाल में जब आप जिएंगे तो तमाम परेशानियों और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल जी, लिव इन द मोमेंट। जो लम्हे आप गुजार रहे हैं वो बहुत कीमती हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो प्रेजेंट में अभी आप मौजूद हैं उसको आप इंजॉय करें। आप फ्यूचर की फिक्र ना करें, आप अपने पास्ट के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं आप गमगीन हो जाते हैं अक्सर। और बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं फ्यूचर आपके उसमें पास्ट में जो आपको अफसरदा कर देते हैं। और फ्यूचर की जब आप फिक्र करते रहते हैं और हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, तो ये भी एट टाइम्स जो है ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। तो जो आप लम्हे गुजार रहे हैं, बिल्कुल, और इसका नुकसान ये होता है कि जो आप लम्हे गुजार रहे होते हैं, आपके वर्ड से ही मैं इसको पिक करता हूँ कि जो लम्हे आप गुजार रहे होते हैं उसकी लज्जत खो देते हैं आप। वो खुशी का लम्हा भी हो सकता है, उसको आप जाया कर देते हैं। अक्सर हम आप लोगों को आपकी जरूरत है, आपका वक्त चाहिए, तो आप अपनी ही सोचों में होते हैं। जिंदगी लिहाजा लिव इन द प्रेजेंट। लिव इन द प्रेजेंट भाई। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत कीमती है, एक बार मिलती है। इसको आप खुल के जिएं और इसको अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जिएं, ना कि जिंदगी को गुजारें। और हम रोजाना आपके लिए जीने और गुजारने वाला एक अलग टॉपिक है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमें जिंदगी को जीना चाहिए, हमें जिंदगी को गुजारना नहीं चाहिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम रोज आपके लिए कोई अच्छी बात लेकर आएं। अपनी सुबह का आगाज जो है किसी अच्छी बात से करें, किसी अच्छे टॉपिक से करें, ताकि आपका सारा दिन भी अच्छा गुजरे। अच्छी बात के बाद फौरन जनाब हम आज की बर्थडेज पर चलते हैं, क्योंकि जब शो ओपन होता है तो हम बर्थडेज हो या बरसी हो, सबसे पहले वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो रीमा खान की आज सालगिरह है। रीमा खान जिनका असली नाम समीना खान है। 27 अक्टूबर को पैदा हुई। Happy birthday to रीमा जी। May you have many many happy returns of the day। और अब बात करेंगे गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, जिनकी आज सालगिरह है। उर्दू और पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन 27 अक्टूबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए और बचपन लाहौर और कराची में गुजरा। इब्तदाई तालीम की अगर बात करें तो वो कराची से हासिल की। अगरचे वो एक अच्छे क्रिकेटर थे, मगर फिल्मों में काम करने का जो शौक था वो उनको बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो ज़माना तालिब इल्मी में कराची के ईस्टर्न स्टूडियो के अक्सर चक्कर लगाया करते थे। और उनकी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची के प्रोग्राम बज़्मे तलबा में अदाकारी से हुआ। ओके जनाब, तो ये थी बर्थडेज। इसके बाद हम अपने सेगमेंट की तारीफ पढ़ते हैं। ये सेगमेंट है कि आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं में आज का हमारा सवाल है वो बर्रे आज़म जहां हर समत शमाल की जानिब जाती है। अभी ये बहुत मुश्किल है, इस पे मैं गेस भी नहीं करना चाहूंगी। Every direction is towards साउथ। शुमाल को अंग्रेजी में भी बता दो। अच्छा आई एम श्योर जमील को भी नहीं पता। अच्छा, दुनिया का वो कौन सा बर्रे आज़म है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ। एवरी डायरेक्शन गोज टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, कैसे? हाउ? सबसे पहले एक चीज, एक तो ये बहुत टेक्निकल सवाल है। आई एम नॉट गुड विद रोड्स एंड डायरेक्शन, सो इतनी टेक्निकल चीज आप रोड्स एंड डायरेक्शंस में नहीं जाना ही ना, मेरी बात सुनिए। ये इतना टेक्निकल, ये बर्रे आज़म है। अच्छा, पहले सवाल पूरा सुने। अच्छा। ये एक बर्रे आज़म है और इसकी इसकी खुसूसियात में से एक ये है कि आप जिस तरफ मर्जी आप मूवमेंट करें, आप राइट जाएं, आप लेफ्ट जाएं, आप स्ट्रेट जाएं, आप टुवर्ड्स बैकवर्ड्स जाएं। अगर आपके हाथ में कंपास है ना, तो आप जिधर भी मुड़ेंगे ना तो वो उसकी जो डायरेक्शन है ना वो एक ही तरफ जाएगी, शिमाल की जाएगी। How is that possible? Yes, it is possible. I am literally clueless. I don't know and I don't even want to guess. Wild guess भी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, so I'm just जनाब दुनिया का सरतरीन और खुश्क तरीन बर्रे आज़म जिसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, उसका नाम क्या है? बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। आपको बताते चलें कि अंटार्कटिका में हर तरफ जो समत है वो शिमाल की जानब जाती है। अगर आपने कभी
कंपास आपके हाथ में हो, जिस तरह मैं बात कर रहा था। जी, जी। तो और अगर आप वॉक कर रहे हो अंटार्कटिका में, वैसे तो यहाँ वॉक करना भी बहुत मुश्किल है। आप देखें नज़ारे देखें ना, अब 98% तो बर्फ है वहाँ पर। बर्फ है। लेकिन ये इसकी जो है ना वो एक खसूसियत है, मैग्नेटिक जो इसकी सुई होती है वो क्या शुमाल की तरफ ही मूव करती है? शुमाल की तरफ ही रहती है। अच्छा, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन जो है ना वो जुग्राफियाई जो कोई उसका स्ट्रक्चर इस तरह से, structure ओके। है। तो ज़मीन की जुग्राफियाई और मकनातीसी कुतब अलग अलग हैं। जुग्राफी शिमाली और जनूबी कुतब ज़मीन के महवर के मुखालिफ कोनों में वाक़ है, जबकि मकनातीसी शिमाली और जनूबी कुतब की पोजीशन मुतय्यन नहीं है। तो जमील, आई एम स्टिल क्लूलेस। आपने इतना एक्सप्लेन किया है। कुतुबनुमा जो उसकी जो सुई ज़मीन के मकनातीसी मैदान से मुंसलिक होती है, जब एक मकनातीसी कुतुब जनूबी के करीब होते हैं तो कंपास जो है वो सही से काम नहीं करता। अब कंपास तो यूज करना आता है ना? कंपास तो आता है, लेकिन इतनी टेक्निकल चीज आपने समझा दी, मुझे फिर भी नहीं समझ में आई, बट आई एम श्योर नाजरीन को ये समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और वो तमाम स्टूडेंट्स बच्चों को भी शायद पता होगा ये। तो जब वहां पर जाते हैं आप, नेविगेशन के लिए किसका सहारा लिया जाता है? आपने 98% बर्फ में जाके कौन सी नेविगेशन लगानी है? फिर भी आई थिंक जीपीएस का सहारा लिया जाता होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। गुम हो जाएंगी, मुश्किल है। पहले तो ये अच्छा, बताएं, चले एक मिनट, पहले ये बताएं आपने पहुंचना, ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स है ना वहाँ पे। जा भी सकते हैं कभी कोई इस तरह की हमारे नॉर्दर्न एरियाज कलर का हार नहीं है कि गर्मियों में वहाँ आई चले हैड अ जाएं। लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर कहीं जाना हो तो नेविगेशन के लिए व्हाट डू वी यूज? जीपीएस यूज कर सकते हैं, ओके। कुछ नहीं यूज कर सकते। जीपीएस यूज क्या, आई मीन क्या मतलब? मैंने क्यों जाना है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जमीर, आपने तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। मैं हमेशा की तरह I'll be nice to you, और मैं आपसे बहुत आसान सवाल पूछूंगी। thank you अच्छा, very much आपने लिफ्ट देखी for होगी। being nice to me। आपने लिफ्ट देखी होंगी, और लिफ्ट के ऊपर अगर आप अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि लिफ्ट के दरवाजे पर एक छोटा सा सुराख होता है। बताइए वो सुराख क्यों होता है? छोटा सा सुराख तो मैंने लिफ्ट के दरवाजे एरोप्लेन पे की विंडो में जो सुराख है उसका तो मुझे पता है, वो छोटा सा एक सुराख होता है। अच्छा, वो ठीक देखा है। आपने कभी ट्रैवल करते हुए? वो तो सबने देखा, छोटा सा। पहले बताएं वो सुराख किस लिए होता है? एयर प्रेशर को कुछ वो करने के लिए। आई गेस जमील, अभी आपका वाइवा चल रहा है, अभी मेरा नहीं चल रहा। ओके, वो क्या छोटा सा सुराख लिफ्ट के बाहर क्यों होता है? और नाज़रीन, आप भी अपने घर पे बैठ के सोचें कि लिफ्ट के बाहर एक छोटा सा सुराख होता है, वो क्यों होता है? ये तो कोई की होल नहीं होता? अच्छा, बहुत ज्यादा जमीन। नहीं, आई मीन ये जो इतना बड़ा सुराख मुझे नजर आया, ये तो मुझे की होल नजर आया। अच्छा। आप कह रही हैं छोटा सा सुराख है, वो देखिए हम अपने नाज़रीन को दिखा भी। जी जी बिल्कुल, आप लोग स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि ये क्यों होता है। जिस तरह से जमील ने सारा सस्पेंस खत्म करते हुए बता दिया कि ये की होल होता है, तो बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर गलती से खुदा ना खास्ता आप किसी लिफ्ट में कभी बंद हो जाते हैं तो आप बाहर किस तरह से आ सकते हैं। एक तो बहुत इस सुराख के जरिए बाहर आ सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत टेक्निकल चीज है। जो सुराख होता है ये अचानक से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने से रोकता है। ये सुराख ये बहुत छोटा है लेकिन इसका फंक्शन बहुत बड़ा है। Okay. तो जितने भी लोग लिफ्ट में खुदा ना खास्ता कभी बंद हो जाते हैं तो ये जो छोटा सा सुराख है ये मैनेज करता है उसके दरवाजे को, और ये यकदम खुलने से उसको रोकता है। Okay. उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास इसकी चाबी होती है। बहुत सारे लोगों के पास। ओके जी, रेलेवेंट लोगों के पास, जो अच्छा, लिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, जो लिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास चाबी होती है। मुझे लगता है सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, मैं तो कहता खुदा हूं, ना खास्ता वो लिफ्ट खास तौर पे जिस तरह हिना है, आपके तो लॉकेट में होनी चाहिए वो चाबी। मेरे पर्स में होनी चाहिए। एक्चुअली इस पे भी बात करते हैं कि मैं लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। और व्हाई ये हिना खुद बताएंगी। ये भी मैं आपको बता बहुत बैड इंसिडेंट हुआ था, वो क्या और हुआ था? जमील भी उस लिफ्ट में मौजूद थे। मैं मेंशन नहीं करूंगी कहाँ पर हम लोग थे, मेरी कुछ टीम के लोग भी थे और हम एक लिफ्ट में और वो मौजूद वाकई थे। ऐसा हो गया कि जो डर था हिना का वो हकीकत बन गया में बदल और फिर गया। उसके बाद हिना ने स्टोरी बताई कि इस तरह इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है, और वो उसमें आप फंसी रही थी बहुत ज्यादा देर। 10 मिनट के लिए मैं एक लिफ्ट में बंद हो गई थी और वो लिफ्ट खुलने का नाम नहीं ले रही थी। और मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। जिन लोगों को पता है क्लॉस्ट्रोफोबिक तंग जगहों का फोबिया होता है कि वो लोग तंग जगहों पे नहीं जा सकते। कोई तंग गली है, कोई तंग छोटा सा घर है, कोई रेस्टरूम बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा तंग है, तो और लिफ्ट में बहुत ज्यादा लोगों को सफोकेशन होती है। जी। अच्छा, जो कैप्सूल्स लिफ्ट होती है उनमें से तो आप बाहर देख सकते हैं, आपको इतना ज्यादा खौफ नहीं महसूस होता। बट जो लिफ्ट्स बिल्कुल बंद होती हैं और अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई बंद हो जाए, जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलें जी, जो लोग अच्छा, तो जी इस होल का क्या करना है अब? की होल है,
लिफ्ट ऑपरेटर्स के पास इसकी एक चाबी मौजूद होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई लिफ्ट में स्टक हो जाए या अगर बिजली जाने की सूरत में या किसी भी सूरत में लिफ्ट खराब हो जाए तो या किसी भी फ्लोर पर आप मौजूद है और यकदम से वो लिफ्ट रुक जाए तो इसकी वजह से जो लिफ्ट है उसको खोला जा सकता है। ये की होल होता है, उसकी चाबी मौजूद होती है लिफ्ट ऑपरेटर्स के पास और इसकी मदद से लिफ्ट को खोल सकते हैं। इसके अलावा लिफ्ट जो है जब रुक जाती है यकदम से तो किसी भी फ्लोर पे रुक सकते हैं, तो दरवाजा खुलने से भी ये जो की होल है उसको रोकता है। तो छोटा सा ये होल है लेकिन इसका जो फंक्शन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिफ्ट ऑपरेटर्स को पता है कि इसको खोलने के लिए चूंकि लिफ्ट का जो कनेक्शन है आपकी लाइट के साथ वो खत्म हो गया, बिल्कुल, क्योंकि ब्रेकडाउन तो तभी होता है ना, लिफ्ट तभी बंद होती है जब लाइट चली जाए, ठीक है, या कोई ब्रेकडाउन हो जाए, कोई ब्रेकडाउन तो अब उसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए इस सुराख से जो है वो चाबी दाखिल की जाती है और फिर उस दरवाजे को खोलने के लिए इसको तो पहले तो ये होता था कि जो लिफ्ट्स होती हैं वो किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकती थी, वो दीवार पे भी रुक जाती थी। तो अब वो उसमें फंक्शंस हैं कि जब लाइट जाए तो उसमें थोड़ा सा बैकअप होता है कि वो नियरेस्ट जो भी फ्लोर है वहां पे वो लिफ्ट रुक जाती है और उसके बाद इमरजेंसी बेसिस पे इस की होल के जरिए उसको खोला जाता है और लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो ये तो था हमारा आज का सेगमेंट। क्या आप जानते हैं? इंटरेस्टिंग था वैसे बहुत। अभी जनाब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हिना बात कर रही थी कि तंग गलियों में सांस घुटता है और वो लिफ्ट्स भी हो सकती हैं, तो तंग गलियों से मुझे बंद गलियां याद आ गई कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। रात एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद लॉन्ग मार्च भी कॉल की जा चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब बात करते हैं अपनी ही टीम को आउट करने की कोशिश करने वाले खिलाड़ी यानी कि फैसल वावडा की, जिन्होंने लॉन्ग मार्च की इनिंग्स शुरू होने से पहले ही अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो सियासी खुदकुश हमला कर दिया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान जो पुरअमन मार्च करने जा रहे हैं ये हमारा जमहूरी हक है। लॉन्ग मार्च में खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। लाशों और खून का खेल इस मुल्क में बंद होना चाहिए। अरशद शरीफ जो मकासद जो उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ के लिए जो मकासद बताए गए, बिल्कुल उनके पीछे साजिश थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए पहले तफसीली रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, फिर उनसे बात करें। लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वावडा ने सरप्राइज दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें लॉन्ग मार्च में खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि मार्च की आड़ में बहुत सी अहम शख्सियात को कत्ल किया जा सकता है। अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी के लिए बेगुनाह मौत ना मरें। मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा, अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा। फैसल वावडा ने दावा किया कि अरशद शरीफ को बाकायदा साजिश के तहत कत्ल किया गया। उसका ना फोन मिलेगा ना लैपटॉप। कत्ल के तमाम शवाहिद मिटा दिए गए हैं। सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहिद मिलेंगे, ना कोई सबूत मिलेंगे और ना ही कोई इंसाफ। इस मुल्क में तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। फैसल वावडा ने अपने ऊपर भी कातिलाना हमले का खदशा जाहिर किया और कहा कि मैंने वीडियो बनाकर नाम दे दिए हैं, मुझे कुछ हुआ तो वो लोग भी नहीं बचेंगे। आलिया हमजा साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगी, फैसल वावडा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए, उसके बाद पार्टी की जानिब से उनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया। आपके ख्याल में मकासद क्या थे फैसल वावडा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये करोड़ों की गाड़ियों में बैठने वाला ना 2 टके का आदमी था और इनकी ये जो फिल्म थी ना वो रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई। वैसे तो इन्वेस्टर्स को इनकी ओवर एक्टिंग के भी पैसे काटने चाहिए और उनको काफी भारी नुकसान था। सवाल तो यहाँ पर ये होने चाहिए थे कि जिन्होंने फैसल वावडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा उनसे ये पूछना चाहिए उन्होंने क्या क्या गलतियां। पहले ये बताएं कि फैसल वावडा कह रहा था और कैसे कह रहा था और इन्हें कैसे पता था कि अरशद शरीफ शहीद साहब को करीब से 2 गोलियां लगी हैं। इन्हें कैसे पता है कि तमाम सबूत गायब कर दिए गए, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने तो कोई ऐसा दावा नहीं किया। जाहिर है ये तो कोई कातिल ही बता सकता है। तो फैसल वावडा से पहले तो ये पूछना चाहिए कि उन्हें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा था क्या वो कातिल था या कातिलों का सहूलतकार था।
उसके बाद जो सवाल होने चाहिए वो ये सवाल होने चाहिए कि हमारे चेयरमैन इमरान खान की तकरीर को बार बार म्यूट करने वाले चैनल्स ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक लम्हे के लिए भी म्यूट नहीं किया, और म्यूट करने के अलावा पीटीवी की कवरेज की लाइव कवरेज और उसके अलावा ये कि अनइंटरप्टेड खबरनामा भी ऐड ना करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना। फिर ये जो नून लीग के कैंप या उनसे करीबी लोग थे, जैसे हिना परवेज भट्ट को ले लें, गरीदा फारूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की ट्वीट्स ले लें, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब लाइव आ जाते हैं। कैसे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, अब तो अवाम ने इनकी बातों का यकीन करना छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, सवाल ये होने चाहिए वो कौन थे मरियम नवाज के चमचे और चमचियां जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये ऐलान कर दिया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च को सबोताश करने के लिए हो रही है, अरशद शरीफ साहब के केस के बारे में हो रही है। नवाज शरीफ साहब का फौरी रद्द अमल देना क्या जाहिर करता है, यानी इसके पीछे कातिल कौन है। और फिर कल से और उसके फौरी बाद राना सनाउल्लाह का आना और कहना कि जी इमरान खान साहब इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर सवाल तो बहुत से उठते हैं, लेकिन सवाल अवाम ये उठा रही है कि प्लीज अब ये अवाम को इल इन्फॉर्म समझना बंद कर दे। हम 90 की दहाई में नहीं है, हम 2022 में बैठे हैं। कोई स्क्रिप्ट राइटर या तो फायर कर दे या नया स्क्रिप्ट लिख ले या अवाम से कुछ पूछ ले। अच्छा आलिया साहिबा, आपने जिस तरह अभी 2 टके का कह दिया फैसल वावड़ा साहब को, अली जैदी साहब ने कल ट्वीट किया, उन्होंने शोकॉज नोटिस जो चेयरमैन की जानिब से था उसके नीचे अपनी तरफ से भी लिख दिया गेम इज ओवर। इसका मतलब है फैसल वावड़ा के लिए जो शोकॉज दिया गया है जिसका 2 दिन में जवाब देना है, उससे पहले ही आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनके वापसी के रास्ते बंद है। नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2, क्या आपकी अपनी विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं लॉन्ग मार्च से पहले? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में वो जो गुलेलई साहिबा आई थी, वो जो दागी साहब आए थे, रेहाम खान साहिबा आई थी, तो ये एक नया एपिसोड है जो हमारे अंदर जिन लोगों को लाकर बिठाया जाता है और जो लोग बाद में ये इस तरह की हरकतें करते हैं जो पार्टी के आस्तीन के साथ है। पहले तो ये आवाम को बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है कि इमरान खान साहब के साथ जो हमारी जो बातें भी लीक होती थी और जिस तरह की बातें होती थी वो कौन लोग करने वाले थे। देखिए, बात इतनी है, मैंने क्यों 2 टके का कहा है, इसलिए कि इंसान को ना बहुत अपने पे गरूर और फख्र और अपनी दौलत का घुमंड होना, तो सवाल तो उससे ये होना चाहिए कि आप तो बहुत फख्र से कह रहे हैं आपका खानदान बहुत मालदार है, बहुत पैसा है, किसी के सर की कीमत भी आप लगा सकते हैं, तो ये भी जरा बताते जाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कीमत क्या थी। क्या आपकी नाअहली से आपको बचाना, आपके ख्याल में किसने करवाई उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपके ख्याल में? जी इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, और इसमें क्लियर ये है वही लोग जो अरशद शरीफ साहब शहीद के कत्ल के सहूलतकार थे। यानी मुझे ये बता दें, ये तो सारी वो बातें करें दोबारा से, यानी 9 बजे का बुलेटिन छोड़कर पीटीवी समेत सब मुश्तरका बिला ताल्लुक नशरियात हो रही हैं, जेब से लिखे हुए पॉइंट्स को निकाल के पढ़ रहे हैं, दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मोबाइल से पढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके ये दावे के कत्ल के सारे शवाहिद जाया हो गए हैं, फिर ये यकीन दिलाना कि कत्ल में पाकिस्तान से लोग मुलव्विस हैं, और फिर ये बताना कि गाड़ी के अंदर से 2 गोलियां मारी गई हैं, और फिर ये कहना कि जी मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूं, और फिर तहकीकात के लिए कहना कि जी सिर्फ ISI और MIA पर एतबार होगा, और ये कहना कि लॉन्ग मार्च में मशहूर और गैर मशहूर लोगों की लाशें गिरेंगी, और बार बार फिर ये दावे करना कि जी आपको हुकूमत से बहुत नफरत है लेकिन इमरान खान साहब के साथ आप खड़े हैं, जबकि आपका ढंडोरा तो पीट रहे थे PDM वाले खुद। आपका ढंडोरा तो वो जितने लोग जो PDM से कुर्बत रखते हैं वो इसका ढंडोरा पीट रहे हैं। आलिया साहिबा, ये तो वो सारे सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, 2-3 ग्रुपिंग्स की बातें क्यों आ रही हैं। कल शेख रशीद साहब से हमने इसी मॉर्निंग शो में बात की और लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल मैं साथ हूँ इमरान खान साहब के, और फिर बाद में ये खबरें आई कि उनकी तबीयत नासाज है, वो भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं है, फैसल वावड़ा भी उठ के लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है, आप नाम तो लेना। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखा है ना, बस उन्होंने वक्त से पहले अपनी चालें चल दी हैं और अपने मुखबिर भी और अपने मोहरे भी जाया कर दिए। उनके लिए तो एक सीधा सा इस बात का जवाब है, जो अवाम है
वो खान साहब के साथ खड़ी है। अवाम ने इनको पहचान लिया था, जावेद हाशमी को भी, अलीम खान को भी, गुल अलई को भी, रेहान खान को भी, कि किस तरह से उन्हें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। और सब ये देख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सियासत में इनमें से किसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये किस खेत की मूली है जो पीटीआई के टिकट के ऊपर एमएनए बने, पीटीआई के टिकट के ऊपर सेनेटर बने। अब जब इनको लग रहा है कि इनकी ना अहली और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने पर हो रही है, तो अब ये इस तरह की हरकतों पर आ गए हैं। और जहां तक आपने कहा है, ना पार्टी के अंदर कोई दरार है और ना पार्टी के अंदर कोई ग्रुप है। हाँ, पार्टी के अंदर कुछ लोगों को प्लांट जरूर किया जाता है जो वक्त के ऊपर अवाम के सामने आ जाए। अली साहबा, लॉन्ग मार्च का प्लान क्या है आपका? जुमे से ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, क्या पीटीआई है सिर्फ या इत्तेहादी भी आपके साथ हैं? प्लान्स हैं क्या? टकराव की सूरत हाल अगर हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, पीटीआई एक पुरअमन जमात है। पीटीआई के जो वोटर्स, सपोर्टर्स हैं और पीटीआई से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सब पुरअमन पाकिस्तानी है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, हमारी जो यूथ है वो हमारा हर अव्वल दस्ता है। हम तो ऐसी चीजों का ना, हमने 25 मई को भी आपने देखा है, शेल्स हम पर गिरे, जो पैलेट गन से फायर हम पर हुए, गाड़ियों पे हमारी उन्होंने डंडे बरसाए, हम पे उन्होंने शेलिंग की, हम पे उन्होंने पर्चे कटवाए। पीटीआई के पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो शेलिंग से बचने के लिए दुपट्टों के अलावा कुछ नहीं था। तो हम कौन सी ऐसी जमात है? हमारे बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि मम्मी डैडी और बर्गर क्लास के लोग हैं, और हम पढ़े लिखे, हमारे सब लोग जो हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हम वो थोड़ी हैं जो मॉडल टाउन की तरह जो है 14 लोगों को कत्ल कर दें। हम वो थोड़ी हैं कि हमारी वजह से सहाफियों को मुफ्त छोड़कर दर बदर फिरना पड़े। हम वो थोड़ी हैं जो टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह की आजादी राय के ऊपर पाबंदियां लगाएं। हम वो लोग हैं जो हम एक सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं अवाम का जोर क्या है। हम कोई लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करने नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले ये समझना चाहिए। और जिन जनाजों की बात की है ना वाडा साहब ने, मैं सिर्फ इनको बता दूं, इस मुल्क में तो कहीं किसी को मारा जा रहा है तो आज शहीद का जनाजा निकल रहा है, कहीं किसी को खरीदा जा रहा है तो यहाँ पर जमीर का जनाजा निकल रहा है, कहीं किसी को बेलिबास किया जा रहा है और उसकी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। हम इमरान खान के सिपाही हैं, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम इज्जत के साथ अपने मुल्क और कौम पर मर मिटना पसंद करेंगे। और हम आलिया हमजा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह पीटीआई रहनुमा बात कर रही थी कि जुमे को लॉन्ग मार्च जो हो रहा है जी वो होगा और पुरअमन तरीके से होगा। तो लेट्स सी जनाब, ये सूरत हाल है जो आपके सामने हमने रखी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम गुज़श्ता 70 सालों से भारतीय कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल हैं। उन्हें बदतरीन किस्म की भारतीय रियासती दहशत गर्दी का सामना है। उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ भारतीय महकूमी और मजालिम का मुकाबला किया है और नई दिल्ली उन्हें डराने धमकाने में नाकाम रही है। जो जुल्म 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के उतरने से अवाम के दुखों का आगाज हुआ था, इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। तो नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं वो यौम स्याह कश्मीर मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने 1947 में आज़ादी के कानून और तकसीम के मंसूबे को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि इंडियन ब्रिटिश कॉलोनी 2 खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम हो जाएगी। इसने अपनी फ़ौजें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भेजी, और आज इतने सालों बाद भी जो कश्मीरी हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और जो भी आवाज़ बुलंद होती है आज़ाद कश्मीर से आज़ादी के हक़ में, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और जुल्म सितम का एक पहाड़ है और जुल्म सितम का एक ऐसा सिलसिला है जो रुक नहीं रहा। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, जी हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपके साथ हम शेयर करेंगे कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ अच्छी खबरें दुनिया भर से। जी बिल्कुल, साबिक अमरीकी किक बॉक्सर ने इस्लाम कबूल कर लिया और सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत अमरीकी किक बॉक्सर एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल कर लिया। साबिक किक बॉक्सर ने पहले इस्लाम को दुनिया का आखिरी सच्चा मजहब करार दिया था
और उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने की एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आपको वो दिखाते हैं। और उन्होंने ये तस्दीक की है कि वो खुद मुसलमान हो चुके हैं। ये उनकी वो वीडियो है जनाब जो जी। मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। साबिक किक बॉक्सर अमेरिकी रियासत शिकागो में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम जो है वो ल्यूटन में हासिल की उन्होंने। नमाज पढ़ने की वायरल होने वाली जो वीडियो है एमएम फाइटर टैम खान की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इसके बाद जनाब अब आपको बताते हैं कि जापान ने इंसानों को धोने वाली अरे मशीन का मशीन पहला मॉडल जो है ना वो मुतारिफ करवा दिया। ये इंसानों को धोने वाली मशीन की समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, ये उन्होंने बहुत, आई थिंक इंसान तो खुद नहाते हैं। इंसान खुद नहाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी इतना आसान बना दिया है। जमील, आपने अक्सर सुना होगा कि आटा गूंदने वाली मशीन आ गई। आपने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालने और आटा खुद ही जो है वो गूंदा जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगा और आप उसकी रोटी बना सकते हैं। इसी तरह जापान में एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसमें जो है इंसान लेटकर खुद से वो मशीन जो है वो आपको नहला देगी। उसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हुए होंगे। जी बिल्कुल, आपको वो नहलाएगी वो मशीन। उसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होंगे उस मशीन में जो कि आपको नहलाने में मदद करेगी। उसमें कुछ म्यूजिक भी होगा, पानी के बुलबुले भी होंगे और इसके अलावा उसमें मसनूई जहानत पर मबनी जो है वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 1970 में भी जापान में एक ऐसा ही कंपनी ने एक तैयार किया था, इस तरह का एक मॉडल तैयार किया जिसको इतना सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च नहीं किया जा सका। अब जो है दोबारा इस पर काम होना शुरू हो चुका है और साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ये पहला एक ऐसी एक वॉशिंग मशीन का ही इसको नाम दिया गया है। एक ऐसी वॉशिंग मशीन होगी जो कि 2025 में जो है फरोख्त के लिए पेश करने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 2025 में ये मशीन जो है वो अवेलेबल होगी। वॉशिंग मशीन इसको कहा जाएगा, लेकिन इसमें नहाएंगे। और इसका एक और बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर ये है कि इसमें म्यूजिक भी होगा, मतलब और आपकी पूरी बाथटब्स में भी होता है, बाथटब्स में भी होता है, लेकिन म्यूजिक के साथ साथ इसके आपको विजुअल्स भी नजर आएंगे। बहुत खूबसूरत जो मकामात होते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं, अक्सर पहाड़ों के वहां पर जो है ना हमें व्यूज मिलेंगे। इसका मकसद क्या है? I mean, इसका मकसद है आप लोगों इस्तेमाल नहीं करने और वो नहीं मशीन करने, आपको आपने उस टब में जाके लेट जाना है, उस मशीन में जाके आपने लेट जाना है, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। जो आपके सामने हमने बयान किया कि आपने हाथ भी नहीं हिलाने और ये जो वॉशिंग मशीन में जाके आपने लेट जाना हिला देगी। आगे बढ़ते हैं जनाब और इंटरेस्टिंग खबर है टेक्नोलॉजी की दुनिया से रिलेटेड टू फोन। मोटरोला ने एक बटन दबाकर शक्ल बदलने वाला स्मार्टफोन बनाया है जिसे रोलेबल फोन का नाम दिया गया है। पहले आप लोगों ने फ्लिप और फोल्ड फोन देखे होंगे या खरीदे होंगे, तो अब मोटरोला ने तीसरी किस्म के फोन का जो कॉन्सेप्ट दिया है, एक बटन दबाने से ये रोल की तरह खुल जाता है लेकिन स्क्रीन मुकम्मल तौर पर हम पार रहती है। ये आपको हम मनाजिर दिखाते हैं जनाब। ये है मोटरोला का नया फोन और इसकी ये खसूसियात है। आने वाला है वो सीन, आने वाला है, 1 मिनट ही ना, हम ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये फोल्ड होगा, ठीक है, रोल हो जाएगा, ये फोन हो जाएगा और इसके कैमरा की बहुत तारीफ की जा रही है, लेकिन वो हमवार रहेगी। इसके कैमरा की बहुत ज्यादा जो है वो तारीफ की जा रही है और बहुत एडवांस्ड फीचर्स इसमें मुतारिफ कराए गए हैं। तो जनाब मोटरोला और नोकिया जो मंजर आम से गायब हो गए थे, एक बार फिर वो मार्केट में होना शुरू हो गए। नोकिया के भी एंड्रॉइड फोन्स आना शुरू हो गए हैं और मोटरोला ने भी, क्योंकि उसका फ्लिप वाला फोन जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था किसी दौर में। उसी का एक ऐसा मॉडल था जो बड़ा यूनिक था। मोटोरेजर उसका नाम होता था। मोटोरेजर, एग्जैक्टली। तो उसके बाद मोटरोला ने जी ये एक नई टेक्नोलॉजी। अच्छा जमील, वैसे अब आईफोन इतना पॉपुलर नहीं रहा। मैं कल देख रही थी कि आईफोन ने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया है। आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं क्योंकि इट्स सुपर एक्सपेंसिव। 4.5 लाख 5 लाख का एक फोन जो है वो एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। 4.5 5 या 6 लाख का पाकिस्तान में है, बाहर तो वो $1000-1200। तो बाहर से जब आएगा, जब आपको टैक्स देना पड़ेगा तो वो 6.5 लाख ये हो बात जाएगा। ना कि पाकिस्तान में रखना आईफोन महंगा हो चुका है। बाहर तो आप $1000-1200 का लेंगे और 1000-1200 देने की भी जरूरत नहीं है जी, आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। वो आप जिस कंपनी की सिम यूज करते हैं वो बेसिकली आपको ऑफर देते हैं कि आप हमारा नेटवर्क यूज करें और 1 साल या 2 साल में आपके पैकेज के साथ हम कुछ अमाउंट ऐड कर देते हैं जो कि फोन की पेमेंट की मद में कटती जाएगी। तो वहाँ तो बड़ा आसान है। ऐसे ही तो इसलिए आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में यहाँ बहुत टैक्स देना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा जो है ना इस तरह की चीजों में बेहतरी आने में। आईफोन 14 प्रो मैक्स बहुत। आगे बढ़ते हैं जनाब और खबर देते हैं अब आपको चीन से। चीन के तालिब इल्मों की जानिब से
परेड का शानदार मुजाहरा किया गया जिसे देखने वाले हैरान रह गए। बिल्कुल। वीडियो आपको हम दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई जिसमें यूनिफॉर्म पहने तालिब इल्मों की हुजूम ने जबरदस्त परेड की और उन्होंने जो फिगर्स बनाए मुख्तलिफ नंबर्स के साथ साथ और चीन का नक्शा भी उन्होंने बनाया और बड़ी महारत से उन्होंने इसको और महारत से तो बनाया। जमील, यहाँ पर अहम बात ये थी कि सब कुछ इंतहाई डिसिप्लिन से हुआ और इसके दौरान जो है वो कोई किसी किस्म की इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई। अक्सर होता है ना कि आप बहुत बदनज़मी नहीं हुई, किसी किस्म कोई ऐसी चीज नहीं हुई। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप बहुत सिंक्रोनाइज कोई चीज करना चाह रहे होते हैं और ये बहुत टेक्निकल चीज है, अगर इसमें थोड़ी सी भी बदनज़मी हो जाए तो वो देखने में जो है मुझे आपकी इस बात से मैंने क्यों इतने इंटरेस्ट है मुझे क्योंकि अक्सर स्टेडियम्स में ऐसे होता है। सॉकर लवर्स पूरी दुनिया में इतने, हम तो क्रिकेट करते रहते हैं ना, पूरी दुनिया में जो क्रेज है वो फुटबॉल का है। हाँ जी। तो फुटबॉल स्टेडियम में अक्सर इस तरह के बदनज़मी हो जाती है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि वो इस तरह के पैटर्न्स तैयार करते हैं अपने जो टीम्स के फैंस होते हैं ना उनकी तरफ से। स्टेडियम में बैठे हुए इस तरह शक्लें बनाई जाती हैं, गुड लक कहा जाता है और लोगो बनाया जाता है, फ्लैग बनाया जाता है। अच्छा, और चाइना इसमें बहुत आगे है, बहुत आगे। और इस सारी चीज में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें अगर एक शख्स भी जो है वो डिसिप्लिन से नहीं चल रहा या उसकी मूवमेंट जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है तो ये पूरा पैटर्न जो है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो और ऐसी एक पिक्चर आई भी थी सोशल मीडिया पे Exactly. वो बोर्ड्स थे कलरफुल और उसकी नीचे वाला हिस्सा वाइट था तो एक बच्चे ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर दी जिस तरह हिना बता रही है, तो वो पूरी पिक्चर में सिर्फ एक डॉट था जो वाइट रह गया, उसने वो उल्टा पकड़ लिया वो बोर्ड। तो ये बहुत ट्रिकी चीज होती है। अच्छा, ये वैसे मुझे ये लगता है कि डिसिप्लिन सिखाने का भी ये एक बहुत अच्छा बहाना है, एक बहाना है। लाइक बच्चे जो हैं उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है, उनको डिसिप्लिन भी आ जाता है, वो आपस में सिंक भी हो जाते हैं। और खैर चाइना की तो फिर क्या ही बात है ना, वो ड्रोन शोज हो, लाइट शोज हो या पैटर्न हो या फिर बाहर के मौसम का वेलकम हो, ट्यूलिप के फूल हो, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको चाइना जो ना वो पकड़ के रखता है ताकि अवाम बोर ना हो। और हम सियासत को पकड़ के रखते हैं ताकि अवाम बोर ना हो। जनाब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये देते हैं आपको कि बरतानवी प्रोड्यूसर और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिका अहलिया जुमैमा गोल्डस्मिथ की नई फिल्म ने बेहतरीन कॉमेडी फिल्म का अवार्ड जीता। बिल्कुल। फिल्म की प्रोड्यूसर जो है और राइटर जुमैमा खान का ये कहना था कि कॉमेडी फिल्म जो है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट जो है वो उसमें रोम में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। और उन्होंने अपने फिर जो उनके मेंटोर थे उनका नाम लिया और उनकी भी बहुत तारीफ की। उनका कहना था कि बहुत मुश्किल है एक फिल्म को लिखना और ये कॉमेडी फिल्म थी। और यहाँ बताते चले कि इस फिल्म में सज्जल अली जो कि एक पाकिस्तानी अदाकारा है वो भी इसका हिस्सा थी और शबाना आजमी बॉलीवुड की बहुत मशहूर अदाकारा है वो भी इस फिल्म का हिस्सा थी। और इस फिल्म को बड़ा पसंद किया जा रहा है जनाब और कॉमेडी का जो अवार्ड है वो इस फिल्म ने जीता है। और इन्होंने फिल्म राइटिंग सिखाने पर नामवर स्क्रीन राइटर ओलिवर पार्कर का भी शुक्रिया अदा किया और अपनी फिल्म की शानदार पसीदाई पर फिल्म की कास्ट और पूरी टीम का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो कंग्रेचुलेशंस टू जुमैमा गोल्डस्मिथ जी। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सज्जल अली हमारी जो एक्ट्रेस हैं वो वहाँ जाकर उन्होंने इसमें एक्ट किया और फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान सबकी हर बात। And we are right back after the break. World Federation Occupational Therapist ने World Occupational Therapy Day 2010 में इसका आगाज किया और आज World Occupational Therapy Day मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। ये है क्या, ज़्यादा हमें भी इसके बारे में इतनी मालूमात जो है वो नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से हेल्पफुल है ये क्या लोगों के लिए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर सेहत, बहबूद, तालीम और पेशे पर इसके मस्बत असरात पड़ते हैं। हर साल 27 अक्टूबर को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का दिन मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रमशा मौजूद है। आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। एंड रमशा इज द ओनली क्वालिफाइड फॉरेन क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। इसके अलावा इन्होंने मास्टर्स किया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। बहुत खुशी हुई रमशा आपसे मिलकर। और जब हमने इनको कहा कि डॉक्टर रमशा खान, तो उन्होंने फौरन से कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे नाम के साथ डॉक्टर ना लगाएं, थेरेपिस्ट लगेगा। थेरेपिस्ट लगेगा। तो रमशा आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंस क्या है, क्या आप लोगों का काम डॉक्टर्स जैसा नहीं होता?
तो बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फील्ड है ये रिहैबिलिटेशन की फील्ड है. अच्छा. तो इट डज रिहैबिलिटेशन ओवरऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेडिसिन, लेकिन ये डॉक्टर की फील्ड से डिफरेंट है. तो डिफरेंसेस यहाँ आते हैं कि वी डोंट मेक डायग्नोसिस, डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाते हैं. ठीक है. और हम मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं करते. मेडिकेशंस भी डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस लेते ठीक हैं, है. दवाइयों के बगैर इलाज करते हैं. क्या क्या अप्रोचेस हैं? अच्छा, इस हाँ जी. सबसे भी पहले सॉरी टू कट यू रमशा, मुझे ये बताओ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एग्जैक्टली क्या है? जितने भी लोग देख रहे हैं हमें भी बताओ, हमें पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या. राइट. तो पहले तो मैं कट डाउन करूंगी इस टर्मिनोलॉजी को. ऑक्यूपेशन से हमारे दिमाग में आता है कि जॉब से रिलेटेड या करियर या प्रोफेशन, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आती हैं दिमाग में. ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, बट एक्चुअली द वर्ड ऑक्यूपेशन इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज टाइम. तो एनीथिंग रियली, मतलब हमारा खाना पीना, हमारा वॉक करना, बातें करना लोगों से, कपड़े पहनना, नहाना, एजुकेशन परस्यू करना, खेलना, इवन सोना भी ये ऑक्यूपेशन है बिकॉज इट ऑक्यूपाइज टाइम. और ये हमारे ऑक्यूपेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर किसी को कोई फिजिकल डिसऑर्डर हो, जिस्मानी बीमारी आ जाए. अच्छा. जैसे कि अगर लेट्स से एम्पुटेशन हो जाए, हाथ कट जाए, तो एक हाथ के बगैर काफ़ी काम नहीं कर पाएंगे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी. बिल्कुल. या कोई साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव, जहनी या नफ्सियाती मसला आ जाए, जिसकी वजह से जैसे डिप्रेशन में अक्सर मरीज़ कहते हैं हमारे पास एनर्जी नहीं होती कि हम बेड से उठ भी पाएं या हम अपने कपड़े नए पहन पाएं या तैयार हो पाएं. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम. तो इन एरियाज में फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन्हें फंक्शनल बनाती है. अच्छा रमशा, आपने जिस तरह से बात की कि जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या आप ये साइकोलॉजिस्ट का ये काम है उनको इस चीज़ से बाहर निकालना, या आपका भी काम जो है वो इसी जुमरे में ही आता है? क्या आप लोग भी उन लोगों की हेल्प करते हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं, किसी मेंटल इलनेस में मुब्तला हैं? बेसिकली हेल्थ केयर की जो फील्ड है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. किसी एक प्रोफेशन कोई एक प्रोफेशन इनफ नहीं होता किसी पेशेंट के लिए. वी नीड टू कोलैबोरेट एज अ टीम. अगर कोई ऑर्थोपेडिक इशू है, जैसे मैं बता रही हूँ, फिजिकल इशू है, एम्पुटेशन का केस है, फ्रैक्चर्स हैं या कोई इंजरी का केस है, तब हम कोलैबोरेट करते हैं सर्जन्स के साथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ. अगर स्ट्रोक का, जिसे आम अल्फाज में फॉलेज का नाम लेते हैं, उसमें हम कोलैबोरेट करते हैं अगेन अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, पॉसिबली न्यूरोसर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. सिमिलरली मेंटल हेल्थ में एंड विद पेशेंट्स हु हैव डिप्रेशन, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, विद साइकाइट्रिस्ट. और इसमें हम अपनी पूल ऑफ एक्सपर्टीज डालते हैं फॉर दैट पेशेंट. So a psychiatrist will bring in his expertise in medicine. A psychologist will bring in expertise in psychotherapy. And an occupational therapist will bring in functional rehab as their expertise. सही. मतलब मरीजों की जो स्किल्स हैं उसको बेहतर बनाने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो काम करता है. Exactly. ऐसे ही. नॉर्मली पाकिस्तान में किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? Normally पाकिस्तान में variety of cases आते हैं. There are more occupational therapists at this time who are in pediatrics. लेकिन हम जो मैं और मेरी टीम है, we try to advocate for role of occupational therapist in every field. Normally throughout the world they are actually available in every domain. Cancer में, neuro में, physical, orthopedics में, psychiatry में. So they are available all throughout the spectrum of healthcare. और ज़्यादातर केसेस जैसे बता रही हूँ एम्पुटेशन के, अर्थराइटिस के, जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द, मसल वीकनेस के केसेस. एंड इट गोज फ्रॉम प्रीमेच्योर बेबीज टू एंड ऑफ लाइफ. प्रीमेच्योर बेबीज में फॉर एग्जांपल swallowing is an occupation. वो फीडिंग लेते हैं, तो that's an occupation that can be disturbed because of their developmental because of being premature. And end of life पे जाके in chronic illnesses काफ़ी occupations disturb हो जाते हैं. So throughout the spectrum
पेशेंट्स अवेलेबल होते हैं अच्छा, पूरी and they दुनिया की require- अगर बात की जाए तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है इसको बहुत हेल्पफुल समझा जाता है बिल्कुल। वेस्ट में, और पाकिस्तान में चूंकि इसकी तो अवेयरनेस भी नहीं है, इसीलिए हमारा आज मकसद भी इस पर बात करने का यही है बिल्कुल। कि लोगों को पता चले कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या और इसको परसू किस तरह करना है, आप अपनी स्किल्स किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में सिस्टम क्या है, क्लिनिक्स हैं इसके या हॉस्पिटल में आप बैठती हैं, क्या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मरीज को आपके पास या लोग खुद भी आपके पास आते हैं, मजीद कितना काम होने की जरूरत है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में इस वक्त दे इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी ज़रूर है, लेकिन इट्स अ डेवलपिंग फील्ड। जैसे बाहर के ममालिक में, जैसे मेरी एजुकेशन कनाडा से है और कनाडा में ये ओवर 100 years से है ये प्रोफेशन। अच्छा, ओके। इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड अराउंड World War I। और यहाँ ये प्रोफेशन इन द लास्ट डेकेड्स में शुरू हुआ है, तो देयर इज अ डिफरेंस देयर, दैट्स व्हाई इट्स स्टिल एन इमर्जिंग फील्ड, इट्स स्टिल अ डेवलपिंग फील्ड हियर। लेकिन काम बहुत अच्छा किया जा रहा है। देयर एक्चुअली, जस्ट स्पीकिंग ऑफ लाहौर, देयर आर 4 different places, 4 different colleges and universities that offer occupational therapy, 4-year bachelor's of honors bachelor's of degree in occupational therapy courses. University of Health Sciences के under PSRD College of Rehabilitation Sciences, School of Allied Health Sciences, University of Lahore, Superior University. So there are other universities who are offering these courses. So it is emerging. And regards to its clinical practice, Yes. Again, कमी है इस वक्त occupational therapist की। जैसे अगर एक हॉस्पिटल में hundreds of doctors हैं, तो उस हॉस्पिटल में ही एक occupational therapist या एक भी नहीं होगा, majority की बात करूँ तो। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में एंड रिहैब सेंटर्स में इस वक्त ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। मैं पर्सनली भी स्कूल्स की रमशा आपने जी, बात जी। की, तो किन स्कूल्स में ये अवेलेबल हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट? क्योंकि सरकारी स्कूलों का तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई हाल है और बच्चों को वहाँ पर ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। There are schools, for example, ये PSRD, Pakistan Society of Rehabilitation for Differently Abled, इनका जो स्कूल है, which is for both students without disabilities and with disabilities, वहाँ एक school based occupational therapist है जो provide करती हैं services to those who have difficulty keeping up with their school performance, या क्लास में बैठने में प्रॉब्लम होती है, सिटिंग स्पैन इतना नहीं होता, या वो बैलेंस इतना नहीं होता, they can get from one class to another, या फिर जो स्कूल प्ले इज अ रियली इम्पॉर्टेंट टास्क इन चिल्ड्रन, वो चीज़ इनको डेवलप करने में भी, इनकी सोशल लाइफ, इनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनकी फिजिकल डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, आपका जो क्लिनिक है, हाउ डू यू कंडक्ट इट? लाइक कोई क्लास होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं या इंडिविजुअली आप ट्रीट करते हैं, ये भी थोड़ा बताएं। और ट्रीटमेंट का भी क्या तरीका है रमशा, किस तरह से इनकी ट्रीटमेंट होती है? अगर एक, और ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा है, उसको सुनने का प्रॉब्लम है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से आप उसकी मदद करते हैं? किसी को बोलने का प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकता, उस तरह के बच्चों को किस तरह से, और किस एज ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं, ये भी थोड़ा सा बता। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसमें हम इंडिविजुअल सेशंस भी करते हैं और ग्रुप सेशंस भी करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेटिंग एज वेल। नॉर्मली जो ओपीडी आउटपेशेंट सेटिंग्स होती हैं वहाँ 1-on-1 इंटरेक्शंस होता है, एंड द सेशंस नॉर्मली रेंज they normally last about 40 to 45 minutes. Okay. और similarly मेरे भी सेशंस ऐसे ही होते हैं, and that goes for almost all occupational therapists, but many of them also provide home care therapy. और वो फिर prolong हो जाते हैं ठीक सेशंस। है। It doesn't have to be referred by a doctor because autonomous practice करते हैं occupational therapists. मतलब they can practice without a supervisor or supervising doctor. So they don't necessarily require a referral from doctor, but doctors do refer to occupational therapists for further rehab. और हम ट्रीट कैसे करते हैं बेसिकली? जी। 3 तरीकों से ट्रीटमेंट होती है। एक तो होती है हम पर्सन की एबिलिटीज इम्प्रूव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एम्पुटेशन का केस कह रही हूँ, अब एक हाथ नहीं है, तो मैं जो फंक्शंस अवेलेबल हैं या जो स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी हैं उस पेशेंट की, उसको मैं फर्दर इन्हांस करूँगी ताकि वो अपने फंक्शनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। वो जो टास्क नहीं कर पा रहा वो कंप्लीट कर पाए।
या फिर उसकी कहीं वीकनेस आई है, कोई नर्व प्रॉब्लम है, सेंसेशन में इश्यूज है, इन चीज़ों को एड्रेस करूंगी। स्पेसिफिकली जो एक्सपर्टीज होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, वो अपर लिम्ब में ज़रूर होती है, मतलब अपर लिम्ब में शोल्डर्स, आर्म, हैंड्स, ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ एबिलिटीज़ इंप्रूव हो जाती हैं वहाँ ये करते हैं। अगर नई एबिलिटीज़ इंप्रूव हो पाती तो हम ऑक्यूपेशन चेंज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, ठीक है, उस पहुंचने का तरीका चेंज कर देंगे ताकि वो अपना गोल पूरा कर पाए, फंक्शनल हो पाए, लेकिन अब डिफरेंट तरीके से, जिसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आप लेट्स से 50 ईयर से एक ही तरीके से काम करते आए हैं, अब आपने डिफरेंट तरीके से सीखना है वो काम करना। और थर्ड है इक्विपमेंट ऐड करके, जैसे व्हील चेयर्स, हेयरिंग केसेस में हेयरिंग एड्स ऐड करके, ठीक है, विजुअल एड्स ऐड करके, एंड देयर इज अ वैरायटी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें एक्सपर्टीज रखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। विजन के लिए ही, लो विजन के लिए यू कैन प्रिस्क्राइब स्क्रीन रीडर्स या इलेक्ट्रिक मैग्नीफायर्स या सर्टेन एप्स जो आपको बताती हैं एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो वो इंट्रोड्यूस कराती हैं व्हाट इज बेस्ट फिट फॉर दैट पेशेंट्स नीड्स, और पूछते भी जाते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, हाउ कैन दे डू दैट विद देयर लो विजन, तो वो इक्विपमेंट ऐड करके ठीक है, गेट इट। और किस एज ग्रुप के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, क्या बच्चे, बूढ़े? और बच्चों की आपने बात की है, तो जिस तरह ऑटिज्म है उसको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? अगर आपकी बातों से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये थेरेपी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन है। आप ब्रेन को बेसिकली एक्टिव कर रहे हैं, और किसी भी तरह की जो बॉडी में डिसेबिलिटी है उसको दूर करने की आप जो है वो थेरेपी करते हैं। अच्छा, एज ग्रुप्स अगेन थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम एज ग्रुप्स आते हैं। I've had babies who have either Down syndrome या कोई developmental delay आ गया है। For example, normally at around 6 months बच्चे बैठना शुरू करते हैं। If until 9 months or so they haven't achieved that, वो आते हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है, डॉक्टर के रेफरल पे भी डिपेंड करता है। Alright. फिर एडोलेसेंट्स आते हैं विद मेंटल हेल्थ इश्यूज who are going through transitions, for example FSC से कॉलेज का ट्रांजिशन। It seems like an easy one, लेकिन अगर आप में स्किल्स ना हो इस ट्रांजिशन को, इस ट्रांजिशन का कोप अप करने की, तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर मेंटल हेल्थ स्ट्रेस बढ़ जाता है। ट्रू। इसके साथ एडल्ट केसेस आते हैं who have suffered an injury, a motor vehicle accident, a burn injury, या फिर किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा फेस किया हो। एंड देन older adults में जाके वैसे ही normally what happens is our body goes through a decline, तो functional decline आता है, sensory decline, for example hearing में, vision में decline आएगा, even our ability to catch ourselves while falling, इन चीज़ों में decline आएगा। तो वहाँ उनकी home modification या फिर इक्विपमेंट रिकमेंडेशंस देते हैं। रिगार्डिंग ऑटिज्म एक एरिया है जहाँ बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पाकिस्तान में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक एरिया है जिसमें एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सपर्टीज रखते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, विच इज सेंसरी एक्सपर्टीज। सही। क्योंकि एक अप्रोच, एक सेंसरी थेरेपी की अप्रोच होती है ऑटिज्म में कि the way we perceive the world और the way we process information, इसमें यहाँ कहीं difficulties आ रही हैं। और अगर हम थेरेपी इस एरियाज में दें, there is evidence that it's actually very effective। और senses हमारी not just limited to vision और taste और touch होती हैं, but also our vestibular, proprioceptive, interoception, these are an advanced set of senses। और ये पूरा basically collaborative अप्रोच लेते हैं ताकि वो जो इश्यूज अगेन आ रहे हैं, फंक्शनल इश्यूज आ रहे हैं एक बच्चे को जिससे ऑटिज्म है, वो हम रिजॉल्व कर सकें और वो ओवरकम कर सकें। अच्छा, आपने एक तरीका बताया कि जिस तरह इक्विपमेंट यूज की जाते हैं, आलात यूज की जाते हैं, हेयरिंग इक्विपमेंट भी हैं, व्हील चेयर्स भी हैं, उन इक्विपमेंट्स में से पाकिस्तान में कौन कौन से बन रहे हैं और ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं और कौन कौन से हो रहे हैं? ये बहुत ही मजे का सवाल पूछा है आपने, क्योंकि रिसेंटली मेरी वर्कशॉप भी मैंने दी थी असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे, और यही एक चीज़ आती है, एक बैरियर आता है इस वक्त कि दे आर्ट इनफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन पाकिस्तान। मैनुअल या लो टेक इक्विपमेंट होती है, वो अवेलेबल है। And there are companies who are working towards introducing more and more low tech equipment. लेकिन जो mid tech या high tech है,
they are actually not available in Pakistan, or at least not accessible to most of the population. वो order करनी पड़ती हैं बाहर से, which makes rehabilitation or at least equipment prescription limited to a certain population. इस पे further काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो महंगी होती हैं, वो महंगी होती है, इसलिए हर शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. But the good thing is कि there is work being done on this, and actually एक national level पे rapid national survey भी इस पे sign off किया गया कि to see the need of assistive technology in Pakistan. So it is growing towards a more positive pathway. अच्छा, ये जिस तरह हेल्थ सेक्टर है हमारा, उसमें सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंड्स दिए जाते हैं जी. तो क्या इस थेरेपी के लिए भी फंड्स दिए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं या नहीं किए जाते? बिल्कुल किए जाते हैं, बल्कि there are public hospitals as well as private hospitals जहाँ occupational therapy प्रोवाइड की जा रही है. Public hospitals की बात करूँ तो there are actually Children Hospital is one of the in Punjab it's been one of the pioneers in introducing occupational therapy. और वहाँ they have a large team of occupational therapists. तो उनके लिए public funds definitely allocate किए जाते हैं. There are other federal bodies as well. CMH is another one of them. Okay. The same goes for AFIRM in Islamabad. सही. So there are many sectors. Even PSRD, it's a trust-based hospital. So it's an NGO where the public funds services like occupational therapy there. सही. रमशा खान, thank you very much for joining सुनो पाकिस्तान. और आज चूंकि ये दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन का मकसद जो है, मनाने का मकसद जो है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया, जिस तरह रमशा ने बताया कि कनाडा में तो 100 इयर्स से जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है काम कर रहे हैं और लोग इससे ठीक भी होते हैं. तो पाकिस्तान में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है. और जिस तरह से रमशा ने जमील कहा कि स्कूल्स में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस तरह की जगहों पे अक्सर स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मुझे लगता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही हम लोगों को ये मैसेज डिलीवर कर सकते हैं कि जी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं और कुछ भी डिसेबिलिटी है, तो उसको दूर करने के लिए भी जिस तरह हम मुख्तलिफ तरीका इलाज अपनाते हैं, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ वन ऑफ देम, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है. Because it's directly connected to your brain. तो brain functioning जो है वो इसमें improve हो जाती है. यहाँ लेंगे एक ब्रेक लेते जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात. एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान. जनाब, मुल्क भर में वायरल फ्लू, गला खराब, जुकाम, खांसी और ये सारे मामला चल रहे हैं. वायरल हो रहा है बल्कि, और वायरस एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है और एक घर के सभी लोग एक साथ बीमार हो रहे हैं. स्मोक कितनी बड़ी रीज़न है इसको ट्रिगर करने की, इससे बचा किस तरह जाए, मेडिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी इसमें ऐसी अलामात हैं जिस पर आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं. ENT सर्जन है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. गुड मॉर्निंग. आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. आप बच गए वायरल इन्फेक्शन से? एक्चुअली बीइंग ENT सर्जन और स्पेशलिस्ट, हम तो बार बार इन्फेक्ट होते हैं फ्रैंकली, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको अपने आप को, लेकिन जाहिर है चूंकि ये फील्ड है तो शायद हम इसके आदी भी हो जाते हैं जी. लेकिन तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आजकल हर बंदे को जो है ना वो फ्लू हो रहा है, खांसी, बुखार, और फिर एक से दूसरा जो शख्स इन्फेक्ट हो रहा है, पूरे घर में जो है ना वो पूरा घर बीमार है. तो मुझे बताइए, क्या ये कोई खास किस्म का वायरस आया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है जी. वायरस तो कम्युनिटी में शुरू से ही थे, लेकिन अब हम उनको नेम करने लग गए हैं. कोविड कर दिया, ओमिक्रॉन कर दिया, पैरामिक्सोवायरसेस हैं, राइनोवायरसेस हैं और बेनतहा इसकी वैराइटीज़ हैं. ठीक है ना. तो वायरल इन्फेक्शन एक रीज़न है, ठीक है ना. बैक्टीरियल एक और रीज़न है. उससे हटके अगर देखें तो सीजनल जो है वो भी हैं, ठीक है ना. जो एलर्जिक, जिसको हम कह देते हैं रेनाइटस है, और जो फ्लू जो कंटेजियस है, जो एक से दूसरे के हो रहा है, वो तो वायरल ही है, इसमें कोई शक नहीं है. जो रीज़न है वो एनवायरनमेंट में जो है स्मोग, एक तो बहुत बड़ी भी रीज़न है, और दूसरा स्ट्रेस जो है. आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तब तक आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है जब तक आपकी इम्यूनिटी लो नहीं हो जाती, या आपकी जो बॉडी है वो उसको अपने डिफेंस को लूज नहीं कर देती है कि वो उसको अटैक करे. ठीक है. अच्छा, मैं इम्यूनिटी पे ही सवाल करना चाह रहा था कि अगर आप गांव में रह रहे हो
किसी दूर दराज के इलाके में रह रहे हो तो आप तो गंदे पानी में भी फिर रहे हो या मिट्टी और कीचड़ में भी फिर रहे हो तो आप बीमार नहीं होते, और शहरों में आप, क्या ये हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है या फिर वायरस बड़े खतरनाक और जानदार हो गए हैं, या दोनों फिर ही हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है? दोनों ही चीज़ें हैं। जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बाय डिज़ाइन जो है, उसको अपने आप समझ लें कि नेचर के करीब रहना चाहिए, ठीक है ना। जो अर्बन डेवलपमेंट है इसमें ये जो चीज़ों का इसका फुकदान है। होता क्या है कि जो गांव में है या कि जो इस तरह है वो भी बीमार होते हैं, ऐसा नहीं हमारे पास वो आते हैं उनके और मसाइल हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी इम्यूनिटी कदरे बेहतर है, फूड का जो है सोर्स अच्छा है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल अच्छा है, एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और इससे हट के अगर देखें तो एक जो हमारे बच्चे हैं आज के, पेरेंट्स की कोशिश होती है कि ये दूर रहें मिट्टी से। मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट्स डिफरेंस, ठीक है ना। जो मिट्टी है वो आप मतलब जो मैं गार्डन की मिट्टी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये पुराने टाइम में जो बच्चे उसमें खेलते थे वो कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को वहाँ से बूस्ट कर रहे होते थे। इनफैक्ट सबने होना है, कच्चे फर्श होते थे, बिल्कुल, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उससे कर रहे होते थे। तो इसको गंदगी के साथ ना काइंडली किया जाए कि बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो गंदे हो जाएंगे। नहीं, बेसिकली देखें, एक चीज़ है लिटर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मिट्टी है, क्लीन मिट्टी Yes, है, मिट्टी, ठीक है ना, बिल्कुल। दैट वाज द सोर्स। मतलब मिट्टी में खेलें बच्चे, उनका टका के इम्यून नहीं। अच्छा होगा। टिका के नहीं, मतलब कि जो है सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में खेलें जैसे पहले खेलते थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे अब माओ की कोशिश होती है कि वो बिल्कुल भी ना जाएं, मिट्टी में हाथ ना गंदे करें, कपड़े ना, तो ये एक नेचर है, वो उसे वहाँ खींचती है। अच्छा, ये जाने जाना है। बिल्कुल सही। ये फ्लू, नज़ला, जुकाम और जो वायरल चल रहा है, अब इस पे जरा आते हैं, इसको कैसे जो है ना वो क्योर किया जाए, क्या घर में मेडिसिन ले ली जाए या नहीं, टोटके किए जाएं, क्या किया जाए, या डॉक्टर के पास जाए? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। जो सबसे बड़ा इसमें जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि टेक अ लीव। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को बेड रेस्ट की तरफ ले जाते हैं या 2 दिन के लिए, तो बेइंतहा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। इसके बेड रेस्ट से मतलब अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपको फायदा हो अगर जाता है। छुट्टी ना मिले? अगर छुट्टी ना मिले फिर क्या करें? कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे आप छुट्टी भी नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, फिर क्या करें? देखिए, मैं इस पे भी आ जाता हूँ। ये एक्चुअली मेरे डोमेन से निकल जाएगा, मेरे पास इसके जवाबात बेइंतहा हैं, लेकिन वो शायद ऑन एयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कि छुट्टी लेने के क्या किया क्या उसमें नहीं जाते, क्या उसमें नहीं जाते, हम उस पर बात कर सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब इसमें ये भी आता है कि हमें अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर दिया जाए, और कितने घंटे की हमें नींद पूरी करनी 6 चाहिए? to 8 आवर्स आप समझें, ह्यूमन बॉडी जो है 8 आवर्स की अगर स्लीप नहीं लेती है, बड़ी आपने प्यारी बात की है, मैं इस पे आने ही वाला था, इस पॉइंट को खत्म करके। जो आप जब सोते हैं तब आप जब डीप स्लीप में जाते हैं, जैसे हम रैपिड आई मूवमेंट, रेम स्लीप कहते हैं, तो होता क्या है, आपकी बॉडी जो है वो हील करती है। जो मेडिसिन है ये एक हमने बना दिया है, इसको एक प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उसको बहुत ज्यादा मार्केट किया है। दवाई ने कुछ भी नहीं देना आपको, आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है हीलिंग का, जबरदस्त, ठीक है ना। रेस्ट और स्लीप एंड देन फिर आपकी प्रोटीन डाइट, ठीक है ना। हाँ, मैं यही कहने लगा था, आपकी इस बात से तो लोग ये समझेंगे कि मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, रेस्ट करते रहे आप ठीक हो Rest जाएंगे। ठीक कह रहा हूँ, लेकिन खुराक में फिर क्या ऐड किया जाए? अगर आपने दवाई नहीं लेनी, रेस्ट करना है तो, और प्रोटीन जिस तरह आपने कहा, मजीद क्या? 2 अंडों की सफेदी हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं, जर्दी इसलिए नहीं कहते कि बात कर लोगों का कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन अब वो भी मिथ्स टूटते जा रहे हैं। तो 2 अंडों की सफेदी जो है ऐसी चीज़ है जो कि आप दे सकते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं, बल्कि अपने प्रेस्क्रिप्शन पे हम लिखते हैं कि सुबह उठते ये खाएं, ठीक है ना, रेस्ट करे, ठीक है ना, जो है नेचुरल फूड की तरफ जाए, अननेसेसरी फूड को अवॉइड करे, यखनी पी सकता है, मटन है, और बहुत कुछ है। अगर हम प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जियों में भी बता देंगे कि इन सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सब्जियाँ सारी अच्छी हैं जी, सब्जियाँ सारी अच्छी हैं। आप उसमें किसी भी चीज़ का लीफी वेजिटेबल्स खाएं, उसमें कोई हम सूप पी लें, उसका सूप पी लें, बहुत अच्छा है, सूप पी लें, ठीक है ना। उसको आप हाफ फ्राई कर लें सब्जियों को तो बेहतर तरीके हैं, ऑलिव ऑयल बाद में उसके ऊपर आप उसको कर लें। रेशा किस तरह खत्म किया जाए? रेशा 2 तरह से है जी, नाक से भी है, हलक से भी है, ठीक है। जो नाक है, इसमें इसकी रीज़न हमें फाइंड करनी पड़ती है, बीइंग ईएनटी सर्जन, क्या है कि रेशा किसी डिजीज़ की वजह से आ रहा है, नाक और साइंसिस की, या कि ये वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जो हमारे नाक के अंदर ग्लैंड्स हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से आ रहा है कि वो ज़्यादा स्क्रीट कर रहे हैं म्यूकस को। तो इट डिपेंड्स कि हम किस चीज़ को ट्रीट करने जा रहे हैं। अगर तो ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हुआ है, तो देन अगेन इससे मेडिसिन से ठीक नहीं होना है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। लेकिन अगर कोई डिजीज़ नाक के अंदर है, जिसे हम कहते हैं कि पॉलिप्स हैं, गदूद हैं,
कोई Yes, और उससे चीज है, भी, yes, ठीक है ना, कोई म्यूकोजा। तो इस वायरल इन्फेक्शन के दौरान अगर आपको रेशा बहुत ज्यादा हो गया तो वो उसके लिए क्या कोई टोटके कर लें, जख्मी पी लें? स्टीम लेना कितना मददगार साबित हो सकता स्टीम है? भी, और शहद में काली मिर्च कहते हैं वो भी ले शहद लें। में काली मिर्च बहुत अच्छी है। स्टीम जो है ये ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अच्छा। स्टीम और गार्गल्स, ठीक है ना, इनका कंट्रोवर्शियल रोल है। ठीक है। पर्सनली मैं स्टीम को एडवाइज नहीं करता हूँ, नेबुलाइजेशन को एडवाइज करता हूँ। साइनस पेशेंट्स क्या करें जब इस तरह का कोई मसला आता है, स्मोक की वजह से सांस की इतनी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, उनके लिए भी बता दें। साइनस पेशेंट हम तो साइनोसाइटिस को कहते हैं, जो जी। नाक के साथ करने हाँ वाले जी। साइनसेस हैं, ठीक है ना। जो सांस की बीमारियां हैं वो छाती से रिलेटेड भी हैं और नाक से रिलेटेड भी हैं और दरमियान में ट्रेकिया जो सांस की नालियों से रिलेटेड भी हैं। हम इसे बिल्कुल। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मैं ENT सर्जन हूं, मैं अपने एरिया को फोकस करता हूं। अगेन जब साइनसेज में या नाक में कोई डिजीज आएगी तो वहां पे वो ब्लॉकेज करेगी। सबसे पहला जो काम करेगी, कंजेस्ट करेगी, ब्लॉक करेगी, ठीक है ना। तो अगेन हमें रूट कॉज की तरफ ही जाना है, ठीक है। ठीक है ना। अगर वो फ्लू है तो हमें वेट करना चाहिए, 15 डेज का कर्व है इसका वायरल रेनाइटिस का। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब 15 दिन आप स्कूल में रहे? नहीं, स्कूल में सिर्फ 2 दिन रहे। नहीं, स्कूल से मुराद ये छुट्टी वाला स्कूल नहीं, वो सिर्फ 2 दिन रहे। लेकिन जेन में ये रखना है आपने कि मैं 15 दिन 15 बाद दिन में हूँ। ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन बहुत ज्यादा नहीं है डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर चल रहा होता है, वो आपको बता के नहीं चल रहा होता। जैसे दिल आपका धड़कता है इनवॉलंटरीली, आपसे पूछ के नहीं चलता है। इसी तरह हीलिंग भी आपसे पूछे बगैर नहीं हो रही होती, आपने सिर्फ उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करना होता है 2 डेज अपनी बॉडी को जी। रेस्ट देके। वो जब ट्रिगर हो जाता है तो आपको खुद ही तीसरे दिन अंदाजा होता है कि नाउ आई एम गुड, और चौथे दिन आपको लग रहा होता है कि आप उस चीज से निकल चुके हैं। ओके ओके ओके। लेकिन वो जो कर्व है, जो उस डिजीज ने अपना कोर्स लेके जाना, वो 15 डेज पे ही लेके जाना है। लेकिन ये 15 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को सेकंड इंसल्ट से बचाना है। व्हाट इज सेकंड इंसल्ट मीन, टेक्निकली मैंने इसे कह दिया कि दोबारा रीइंफेक्शन से बचाना है, क्योंकि यहाँ उसमें एहतियात करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही बहुत सारे लोगों को जैसे इन्फेक्शन होता है, ये वायरल इन्फेक्शन जो आजकल चल रहा है, गला खराब हो गया, फ्लू हो गया, फौरन से एंटीबायोटिक्स की तरफ आ जाते हैं। बताइएगा कि क्या ये लेना जरूरी है, और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे फिर तो जरूरी हो जाता है? ये जो हम खुद से ही घर में अज्यूम कर लेते हैं कि जी गला खराब है, बुखार है, ये वजूहात हैं, चलो अब एंटीबायोटिक्स पे लग अच्छा, जाओ। एंटीबायोटिक्स का जो ना रोल, अगर हम उसको बाय गाइडलाइंस जाएं तो वायरल फ्लू में उसका 0 रोल है। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी लोकल गाइडलाइंस पे आ जाएं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा पेशेंट जब उसको वायरल इन्फेक्शन होती है उसके बाद वो बैक्टीरियल में जाता ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है। देना पड़ जाती है हमें, प्रोफाइलेक्टिकली हम देते हैं, अर्ली दे देते हैं तो कम डोज में हमें देनी पड़ती है। ठीक है। अगर हम उसके बाद देते हैं तो हमें एक्सटेंडेड डोज पे जाना पड़ता है। तो इसलिए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स जो हैं, फिजिशियंस जो हैं और ENT डॉक्टर्स जो हैं वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, हम भी अच्छा, करते हैं। नेबुलाइज करना कितना हेल्पफुल? नेबुलाइज कर ले, नेबुलाइजेशन की तरफ चले जाएं, स्टीम की तरफ ना जाएं। बहुत हेल्पफुल है। लेकिन एक्चुअली आपके जो नाक से लेकर छाती तक जो जिल्द है अंदर, म्यूकोजा वेट, दैट इज वेट। अगर आप अपने नाक के अंदर या मुंह में हाँ, yes, दैट इज वेट, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये ड्राई हो रही होती है। ये जो आपको छींके हैं या जो आपको नाक के अंदर इचिंग है, ब्लॉकेज है, और नेबुलाइजेशन उसको वेट रखेगी। उसको उसका एनवायरनमेंट दे देती है। क्योंकि 15 डेज के लिए suitable environment हाँ, सूटेबल एनवायरनमेंट दे देती है। तो ये अगर आप इसका- मेडिकेशन से बचना चाहते हैं तो नेबुलाइजेशन नेबुलाइजेशन की तरफ बहुत चले सही जाएं, डाइट अच्छी कर लें, प्रोटीन बढ़ा लें और रेस्ट करें, तो आप अच्छा फील करेंगे ऐसा ही है। और आपने परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी और ज्यादा छुट्टियां लेने की भी जरूरत system नहीं। की- 2 ही लेनी है आपने, छुट्टियां 2 ही लेनी, 2 छुट्टियां लेनी है। तीसरे दिन आपने ऑफिस आना है। ऑफिस आ ऐसे जाना। ही, अच्छा डॉक्टर ऐसे साहब, ही, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इम्यून सिस्टम अगर हमने स्ट्रांग करना है तो विटामिन सी का जो इंटेक है वो सही बहुत कहते हैं, अच्छा सही है। कहते हैं। यस, विटामिन Immune सी system, एंड बिल्कुल। विटामिन डी कहते डी हैं। का सारे ही बहुत- विटामिन जरूरी तो हैं। कहाँ से ये विटामिन हम लें, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमें खानी चाहिए, और क्या हम इनके कैप्सूल्स जो हमें मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं वो खरीद के भी खा सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्स से? ऑल्दो ऐसे ही मैं बता देता हूँ, कैप्सूल्स को तो मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ फ्रैंकली, ठीक है ना। अगर deficiency भी है तो नेचुरल सोर्स पे जाएं, नेचुरल सोर्स पे जाएं। देखिए आपकी बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है, उसे वो सप्रेस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल सोर्स पे जाएं। आजकल लोग बेइंतहा रिसर्च करते हैं खुद अपने बड़ी टॉपिक्स पे जो जिनके उनके इंटरेस्ट होता है, वो देखें कि कौन सा विटामिन उन्हें कहाँ से मिल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है आपके हाथ पे, यस, ट्रू। ठीक है ना। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो जितनी खट्टी चीज़ें हैं, जी, लीमू, संतरा और ऑल दैट, ठीक है ना, और हर तरह के फ्रूट में है तकरीबन। आपके फ्रूट से 80% आपके जितने भी वाटर सॉल्युबल, 2 ही तरह के विटामिन मैं मोटा मोटा बताता हूँ, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल है वो सारे के सारे तकरीबन आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं। दिन का कोई एक फ्रूट खाएं, ज़्यादा बेशक ना खाएं, ठीक है। और जो फैट सॉल्युबल आपके विटामिन हैं वो आपको दूध, दही, पनीर इनसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। इनका इंटेक बड़ा ज़रूरी है। देसी घी से मिल रहे हैं,
फिर भी विटामिन ए, डी और ई के ड्रॉप्स हम खुद भी रिकमेंड करते हैं। ये इम्यूनिटी को बेसिकली इम्यूनिटी से ज्यादा ये मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करते हैं। Okay. पता नहीं मैं चीजें जरा मुश्किल ना कह रहा हूँ, मैं मेम्ब्रेन्स मतलब जो नाक और हलक की जो जिल्द है जी ये इसको रिजुविनेट करते हैं, ये उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है। इनका इतना ज्यादा रोल है कि हमारे जो रेजिस्टेंट पेशेंट्स होते हैं वो हमने इससे ठीक होते देते हैं देखे जी अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया कि खवातीन में 99.9% खवातीन में विटामिन डी की कमी होती है। उसकी वजह से फिर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी का इंटेक लें और उसके कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में। वो इंजेक्शन भी आता है उसका? इंजेक्शन भी आता क्या है वो बिल्कुल। हफ्ते में एक कोरोना में दफा तो पी ले और आपको जो है वो अच्छा बेहतर फील लाजिम होगा? उसको कर दिया गया कि जी कोरोना जब ये पूरा कोविड चल रहा था कि जी आपने हफ्ते में एक कैप्सूल वो जो है ना दूध के साथ ले लेना है उसका। उसके इंटेक का सही तरीका बताइए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि विटामिन डी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके कैप्सूल्स तो रात को सोने से पहले दूध के साथ आपको वो कंज्यूम करने पड़ते हैं। थोड़ा सा ये भी आप अगर मिसकंसेप्शन है तो क्लियर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी फीमेल में नहीं मेल में भी है, ठीक है, उतनी ही है शायद। Okay. हाँ जी बराबर है, ठीक है ना, बल्कि फीमेल में थोड़ी सी ज्यादा है बीइंग कि वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती जी। हैं जो मदर्स हैं। जो आप उस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली वो इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। Okay. वो आप ले सकते हैं फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन के बाद किसी भी ड्रिंक के साथ, ठीक है ना। बाद का तो आप उसे इंट्राडर्मली भी ले रहे होते हैं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं। inject दोनों तरीके जो हैं वो राइज हैं, ठीक है। अब जो तरीका इसका तरीकाकार ये है कि आप फोर्टनाइटली लेंगे, डेली बेसिस पे आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और आप इसको ले लेंगे और इसमें मतलब सिंपल है, कोई इसमें दूध के साथ लेना, दूध साथ ले लें, किसी भी चीज़ के साथ ले लें, किसी भी ड्रिंक के साथ ले लें, आप पी सकते हैं इसको। अच्छा अब जो चीज़ नहीं बताई जाती है वो मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ। ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसने एक्टिव होना है जब आपका सन एक्सपोजर होना है। अच्छा, वो इंजेक्शन आपने पीने के बाद? नहीं, आपने रूटीन में ही रोजाना आधा घंटा सन में बैठना है। धूप में बैठना है। ठीक है ना, ये चीजें अगेन उनमें आप ऐड कर लें जो हम पीछे उसके बगैर वो एक्टिव ही नहीं होगा। तो डॉक्टर Exactly. साहब आजकल तो सन रेज इतनी हार्मफुल है स्किन के लिए, स्किन के कैंसर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, कोई टाइम बता दें कि सनलाइट में बैठने का ये मॉर्निंग, ये अर्ली अर्ली मॉर्निंग क्या टाइम स्पैन है, इतने बजे से इतने बजे? आपको इसमें कोशिश करता हूँ समराइज कर दूं। सुबह आपकी जो जब आप उठते हैं बेसिकली आपकी बॉडी बाय नेचर अल्लाह ने सन के साथ सिंक्रोनाइज की है। वो जब किरणें निकलेंगी आपको उठ जाना चाहिए। उसके 2 घंटे बाद आपके जो हार्मोन्स हैं वो बेसल लेवल से पीक लेवल पे जाने हैं। जो लोग लेट राइडर हैं वो वही टाइम मिस कर जाते हैं, ठीक है ना, और सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है जी, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं नमाज पढ़ते हैं तो जो पहली किरणें अगर आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ले लेते हैं अपने लॉबी में कहीं पे भी बैठ के, ठीक है, तो दैट आर द बेस्ट थिंग। वो सबसे साफ आपको किरणें मिल रही हैं सूरज की जब सूरज फूट रहा होता है। दोपहर में भी डॉक्टर साफ। साहब ये तो इतनी अहम सन बुरा नहीं है, अच्छी नहीं, वो चीज़ है। लेडीज प्रॉब्लम तो है ना, थोड़े सन ब्लॉक लगा लें, आपकी सन ब्लॉक स्किन लगा डिजीजेस लें। ना हो जाए। नहीं होती, इस रीजन में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती हैं। वो इशू ऑस्ट्रेलिया के और बाकी जगहों के सिर्फ काले ही होते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टैन होते हैं, उससे हम डरते हैं और कोई इशू नहीं है। और टैन से कोई बचने issue का भी नहीं एक है। तरीका है, टैन मुझे होने के लगता अलावा है कोई issue डॉक्टर साहब नहीं है। टैन से बचने का भी तो तरीका है, आप सन चेहरा ब्लॉक आप कवर करके लगाएं और बैठें, बैक साइड करें, इसका तरीका क्या है, बैक साइड पे बैठें, आप ऊपर चादर करके बैठ जाएं। चादर करके बैठ जाए। बैक साइड आपकी जो है मैक्सिमम एक्सपोज हो सकती है, सरफेस एरिया मैक्सिमम आपकी बॉडी में बैक साइड पे है। आप अपनी लॉबी में या छत पे जहाँ पे भी आपके पास सूरज की किरणें हैं उसकी कमर उस साइड पे करके आप बैठें अर्ली मॉर्निंग 15 से 20 मिनट। अच्छा, आपने सिट्रिक फूड्स की बात की कि विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है वो, अगर हम नेचुरल सोर्स की तरफ जाएं तो कहा तो ये जाता है कि गला खराब हो जाता है, आप किन्नू खट्टे होते खाएं, हैं, नींबू बिल्कुल। खाएं, और तो वो क्या ये बात सच है कि गला खराब हो जाता है? नहीं, देखें मिथ्स हैं हमारे इस रीजन में ना, इंडो पाक रीजन में मिथ्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मिथ्स ज्यादा हैं और ट्रू नॉलेज बहुत कम है। ऐसा नहीं, आप खाएं। मैं कह तुर्श फल आप खा आप वेस्ट सकते में हैं। देखें वो लिखते हैं आपके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, आपकी प्रेस्क्रिप्शन में दवाई तो आती नहीं है। और जब आप फ्लू की जाते हैं और अब आफ्टर 13 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस अब मेरी भी प्रेस्क्रिप्शन में ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए सिट्रस फ्रूट और वो लिखते हैं कि टेक ऑरेंज जूस ट्वाइस अ डे, yes. ये वो लिखते हैं और आप भी लें, यस, ठीक है ना। इसका तरीका कार है, हम पी के कंसंट्रेटेड पीते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारा, उसे आप डाइल्यूट करके पिए, अच्छा, ठीक है ना। डाइल्यूट करने का भी जल्दी से डॉक्टर साहब तरीका बता दें, because we- वन रेशो के साथ डाइल्यूट कर लें, किसी भी रेशो और में डाइल्यूट टेस्ट कर लें। हमारी आवाम को टेस्ट भी तो चाहिए ना। नहीं, वो फिर आप उसको दवाई समझ के पिए और उसके बाद आप सादा पानी पी लें, हल्का सा नीम गर्म, वो गले में रहेगा नहीं तो आपको खराश नहीं करेगा, दर्द नहीं करेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें जो है ना वो कहा जा रहा है कि टाइम कम है और ब्रेक इंशाल्लाह पे भी जाना है, तो बहुत हेल्पफुल रहा आप ये सारी डिस्कशन। और सिट्रिक फूड जो है वो अभी Important है किन्नू उनके माल्टा लिए। और ये तो आया नहीं, लेकिन कीवी आ चुका है, वन ऑफ माय फेवरेट, तो वो और भी ग्रेप फ्रूट भी आ चुका है, विटामिन सी से भरपूर होता है, मौसमी भी आ चुका है। तो मौसमी ग्रेप फ्रूट तो है ही, लेकिन वो किन्नू और वो उसके लिए विटामिन सी ज्यादा कहा जाता है ना, बिल्कुल। तो खैर जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते Stay with us. रहिए सुनो पाकिस्तान। फिर खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के होने वाले मैचेस की। पाकिस्तान का मुकाबला
जिम्बाब्वे होना है जनाब। और लेकिन दूसरी जानिब बारिश ने इंग्लैंड से विक्ट्री छीन ली और आयरलैंड ने विक्ट्री अपने नाम कर ली। डकवर्थ लुईस मेथड के तहत चूंकि आयरलैंड ये जीती 5 रन से। मजीद इस पर बात करते हैं, इरफान सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, तो बगैर किसी इंतजार के इरफान साहब, यही बात हम कल कर रहे थे कि अगर इंग्लैंड पहले खेलता, अच्छा स्कोर करता, तो शायद इस मेथड के तहत इंग्लैंड जीत जाता, लेकिन उसने चेज करने को प्रेफर किया। सबसे पहले तो ये कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिली आयरलैंड को। आई बिलीव कि अगर पूरा मैच होता तो इंग्लैंड ज़्यादा फेवरेट था। हाँ जी, मतलब कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हम आयरलैंड से, दे प्लेड वेरी वेल, उन्होंने बहुत फंसा के रखा उनको, बट अगर शायद पूरा मैच होता तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे इसको जीतने के लिहाज से। अजमेर 99% जब इस तरह का क्लाइमेट होता तो चेस वाली साइड को ज़्यादा फेवर करती है चीज़ें, क्योंकि आपको मोस्टली होता है कि बारिश हुई, ओवर कर्टेल हो गई है, आपको आइडिया होता है कितना टोटल है और फिर आप उसको चेस की तरफ जाते हो। यस, ये तो है, ठीक है ना। तो वो उस लिहाज को कंसिडरेशन में रखते हुए इंग्लैंड ने ये डिसीजन लिया। अब उनकी बैड लक थी कि बारिश हुई और रुकी नहीं, फिर इवन अगला मैच भी नहीं हो सका, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वो भी नहीं हो सका। वो भी नजर हो गया। अगर शायद मेरा मानना ये है कि एक बाउंड्री अवे थे जी, अगर जिस तरह मोइन अली ने थोड़ा सा अज्यूम किया कि ये बारिश आ सकती है, वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले इनिंग में कंटिन्यूसली सनशाइन थी, ठीक है, धूप बड़ी अच्छी थी, बट जैसी सेकंड इनिंग थोड़ा क्लाउडी होना शुरू हुआ, उससे बॉल थोड़ा हिलना भी शुरू हो गया। और फिर हमने देखा कि जब मोइन अली को ये रियलाइज हुआ तो उसने हिटिंग स्टार्ट कर दी, 12 बॉलों में 22 किए, बट शायद एक बाउंड्री और लगी 5 रन का जो उस मेथड के तहत, डीएल मेथड के तहत एक बाउंड्री दूर थे, एक बाउंड्री का डिस्टेंस था। बट ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। बट इसमें एक और क्वेश्चन भी हम कल भी अपनी दूसरी ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे, ये स्पोर्ट्स को एक हैम्पर करने वाली चीज़ भी है। आपका इवेंट कुछ ऐसे टाइम पे होना चाहिए, आईसीसी को चाहिए कि पूरे 2 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप नॉर्मली होता है, बिल्कुल, जो आपका 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो ऑलमोस्ट 4 ईयर के स्पैन के बाद होता है। तो आपको प्लान इस तरह करना चाहिए, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप फोर्स ही कर सकते हैं। आपको पता है कि इस टाइम पे हम कर रहे हैं तो उधर वेदर क्या होगा, तो आप क्लाइमेट को देखते हुए, बारिशों का खास तौर पे देखते हुए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका व्यूवर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें, वो अच्छी क्रिकेट ही नहीं देख पाएगा, प्लेयर अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आप डगआउट में बैठे हैं, बारिश होगी, रिजल्ट हैम्पर हो रहा है। आज के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के मैच में भी बारिश होगी, सुबह को जो मैच कभी कभार हो जाने से चले, ये एक इंटरेस्ट है कि जी आप किसी के कंट्रोल में कोई चीज नहीं है और ऐसा हुआ। बारिश वैसे तो खुशगवार है, लेकिन क्रिकेट के लिए खुशगवार नहीं है। आज सुबह के मैच में भी बारिश हो गई, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो वो भी मैच रुका। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है वैसे? बस उसमें 2000 अभी जो रिसेंट स्कोर उन्होंने किया, ये तो वर्ल्ड कप का अभी तक का हाईएस्ट टोटल कर दिया है, 205 किया साउथ अफ्रीका ने, और चेस करते हुए ऑलमोस्ट 40 पे 3 आउट हो चुके हैं, 47 तक पहुंच गया बांग्लादेश, उसमें 3 आउट हो चुके हैं उनके। बट ये है कि साउथ अफ्रीका भी, मैंने जिस तरह कहा कि मुझे इस दफा बड़ी जबरदस्त टीम नजर आ रही है। 40 पे 3 छोड़ के है ना, अभी 47 पे 4 आउट हो चुके हैं। ये सूरत हाल है। टारगेट अच्छा दिया है साउथ क्योंकि पहले हमने देखा कि अभी तक सिर्फ न्यूजीलैंड ने 200 किया था, उसके अलावा कोई साइड इतना स्कोर कर नहीं सकी। बट अब उनको माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ साउथ अफ्रीका के चल रही है कि ऑलरेडी उनका एक पॉइंट हैम्पर हो चुका है बारिश की वजह से, तो उनका होगा कि अब मैक्सिमम वो ज्यादा रन रेट के साथ भी मैचेस जीते। अब जीतना तो है हर टीम ने, बट ये भी साथ माइंड में रखना जरूरी, ज्यादा रन रेट से जीते। अगर किसी जगह पे पॉइंट टेबल के ऊपर आके वो फंस जाते हैं तो उनको रन रेट उसको बचा के एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, आज पाकिस्तान का भी मैच है जिम्बाब्वे के साथ, क्या कहेंगे? टीम की तैयारी क्या लग रही है? देखिए, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये है कि पाकिस्तानी टीम ने ये तो डिसाइड कर दिया कि हमने 4 पेस अटैक के साथ जाना है। अच्छा, ये डिसाइड हो गया है। वेरी नाइस। अब जो प्रॉब्लम जो सिर्फ आ रहा है वो अब आ रहा है कि हैदर अली, आसिफ अली में से किसको खिलाया जाए, दोनों में से किसी एक को बिठाना, क्योंकि नवाज के साथ वो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि नवाज की बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है। नवाज ने आपको एशिया कप में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया, इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसके अंदर भी फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो नवाज की बैटिंग फॉर्म को फखर भी खेल रहे हैं आज। फखर का अभी वो कुछ कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिस हमने देखा कि कल भी करते रहे, परसों भी करते रहे, आज थोड़ी देर तक शायद कोई अपडेट आ जाए, बट ये एक अच्छा साइन है कि वो फुली फिट है। बट मेरा वोट अगर होगा वो तो फखर के साथ है, फखर के जाना चाहिए, क्योंकि हमारे तीनों जो बैट्समैन हैं, बाबर, रिजवान और शान मसूद, वो एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तो इनके खेलने से आप एक 50-60 से ऊपर नहीं जा सकते। तो आपको एक फखर जैसा प्लेयर टॉप ऑर्डर में चाहिए जो तेज खेले, और अगर उसकी हिटिंग लग जाए तो वो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। और वसीम जूनियर को कब चांस मिलेगा?
आज बहुत ज़्यादा जमील चांस है। को वसीम जूनियर की वैसे फिक्र रहती है मैं आज बहुत ज़्यादा चांस होगा। वो इसलिए क्योंकि he has potential यस इज गुड बॉलर बिल्कुल और ये अक्सर बात की जाती है कि क्यों उसको चांस नहीं दिया नहीं, जाता। उनका आज चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनका भी और हसनैन में टाई है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वसीम जूनियर के साथ जाएगी क्योंकि वो बैटिंग भी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। और बाय द वे ये एक्सपर्ट्स राय है और ये मतलब मैं इन कंडीशन के अंदर वैसे सबसे सूटेबल जो कैंडिडेट था वो फ़हीम अशरफ था, यस क्योंकि उसने जिस तरह 2-3 साल से बिल्कुल। परफॉर्म किया था। आपने पहले किसी टाइम पे कहा कि ये सबसे हमारा मेन प्लेयर है, अब आपने 6-7 मंथ या साल हो गया आप उसको टीम में इंडक्ट ही नहीं करे। तो ये मुझे कुछ विजन का समझ नहीं आ रहा कि क्या विजन है। एक टाइम पे कहते हैं हमारा बेस्ट प्लेयर है, एक टाइम पे आप उसको टीम में नहीं रखते। इन कंडीशन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वो आपका एक बॉलिंग ऑलराउंडर तो था। अगर ये कहा जाए कि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, उसके साथ साथ पीसीबी भी अनप्रेडिक्टेबल या सिलेक्शन कमेटी भी अनप्रेडिक्टेबल है, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, पूरा मुल्क ही हमारा यू विल एग्री विद इट कि जो भी हो रहा है बस अल्लाह तवक्कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की मैच हारने के बाद के, उसने कहा हमारा मुल्क भी ऐसे ही है, हमारा टीम भी ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं। हम पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है, आप है, बिल्कुल। हम जैसा कोई नहीं। हम जैसा वाकई कोई नहीं यू नेवर नो नेक्स्ट में क्या हम कर दे, ये क्या हो जाए ऐसे ही। आने वाले मैचेस किस तरह देख रहे हैं आप? अभी तक जो अपसेट्स चल रही हैं पॉइंट्स टेबल के मुताबिक आपके ख्याल में कौन सी 6 टीम्स सुपर 12 से आगे जाएंगी? देखिए 6 तो हमें बड़ी क्लियर है कि 6 8 कौन सी आनी है होंगी। जमील तो उसमें ये है कि हमारे पूल के अंदर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया का पेचा डलेगा और इनमें से 2 टीमों का आगे जाना होगा और ये देखना पड़ेगा। 3 तो ये हो जाए, उधर भी इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ तीसरी टीम देखते हैं कि अब उनके साथ कौन सी आती है। उनका पूल भी बहुत स्ट्रॉन्ग पूल है और मोस्ट लाइकली तो ये न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें उधर हैं। अब इन तीनों में से 3 हल्की टीमें हैं, 3 अच्छी टीमें हैं और इनमें से देखते हैं फिर आगे कौन सी 4 टीमें आती हैं। बट ये आगे 1-2 मैचेस में और क्लियर होता जाएगा क्योंकि अब बिल्कुल जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वही जी, टीम जो obviously है वो वो ऐसे ही है। आगे और जाएगी उसमें ये बिल्कुल। कि Yes. अब ये कि अब किसी भी लम्हे में आपका कोई मैच हारना ना आपको उस सफर से, जर्नी से पीछे लेके जाता जाएगा। Absolutely. और रन रेट का जो मसला आएगा ना, मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन रन रेट के ऊपर भी जाएंगे। तो इसलिए वो यस क्योंकि एग्जैक्टली बारिश बारिश एंड बारिशें वेदर और ये सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान इरफान साहब, थैंक साहब, यू बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया आपका। नाज़रीन अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और फीडबैक देना ना भूलें। ना भूलिएगा। बिल्कुल जी, मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।